Chapter 4, Inspection, Inquiry, Investigation. Section 206, Power to call for information, inspect books and conduct inquiries. ROC के पास on the basis of scrutiny of any document if any information received by it, if ROC is of the opinion that further documents, explanation या information DIE documents, information या explanation is required, then it may by written notice require any company to furnish such furnish in writing such information or explanation, produce such document. अगर आरओसी के पास कोई ऐसा स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट से या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिला, उसे लगता है कि उसको और डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आरओसी रिटर्न नोटिस से बोल सकता है कि तुम मेरे को ये राइटिंग में ये इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दो या फिर ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो विद इन सच रीजनेबल टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दी नोटिस. ठीक है. ऑन रिसीट ऑफ सच नोटिस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स कंसर्न्ड टू, कंपनी का और उसके ऑफिसर का ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? टू फर्निश इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड पावर, पहला. और दूसरा टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट. अच्छा, प्रोवाइडेड दैट वेर एनी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू पास्ट पीरियड, पुराना पीरियड, देन द ऑफिसर हु वाज एम्प्लॉय इन सच पास्ट पीरियड, कोई पुराना एम्प्लॉय उस समय था, उसको भी अगर कोई नोटिस फर्निश किया गया है अगर राइटिंग में, तो वो भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन को फर्निश करने का उसका भी ऑब्लिगेशन उसके ऊपर आ जाता है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज ओनली इफ कॉल्ड अपॉन बाय आईआरसी बाय वे ऑफ नोटिस सर्विस एंड राइट सर्व्ड इन राइटिंग. उसको भी अगर नोटिस दिए तो पुराने एम्प्लॉय को भी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज बताना होगा. ठीक है. अगर कंपनी को दे दिए, अब कंपनी के पास क्या हो सकता है? कंपनी या तो तीन चीज़ कर सकता है. पहला कि इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन टाइम के अंदर दिया ही नहीं, दूसरा दिया तो इनएडिक्वेट दिया, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश किया है उससे रजिस्ट्रार आरओसी को ये लगता है कि सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स रन कर रहा है या फिर डज नॉट डिस्क्लोज फेयर स्टेटमेंट, तब आरओसी बाय राइटिंग अनदर नोटिस, आरओसी बाय अनदर रिटन नोटिस कॉल द कंपनी टू प्रोड्यूस, फिर कंपनी को फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर बुक्स एंड पेपर्स एट सच टाइम एंड सच प्लेस बाय रीजन बी रिकॉर्डेड इन रिटन. मतलब आरओसी एक नया नोटिस भेजेगा, उसे कंपनी को बोलेगा कि अपना पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पूरा बुक्स एंड पेपर्स इस जगह पे इस जगह पर इस टाइम तक और इस रीज़न की वजह से आपको प्रोड्यूस करना है. और उसके बाद अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम या फिर फर्निश टू हिम या फिर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय एनी पर्सन, उससे सेटिस्फाइड है कि बिजनेस इज बीइंग रन इन अ फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस या फिर नॉट इन कंप्लायंस विद दिस एक्ट या फिर ग्रीवेंस ऑफ द इन्वेस्टर रिमेन्स अनएड्रेस्ड, तब उसके बाद आरओसी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी चालू करवा देगा. इंक्वायरी चालू करवा देने का तीन स्टेप है. पहला है इन्फॉर्म द कंपनी ऑफ द allegations by way of written order. Second step, require it to furnish such information या explanation written in the order within the time specified. और थर्ड है call for such inquiry as it may deem fit. Reasonable opportunity of being heard प्रोवाइड किया जाएगा. ये तो आरओसी का था. इसके बाद इसी सेक्शन में एक्स्ट्रा में प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से सीजी में डायरेक्ट आरओसी या कोई इंस्पेक्टर टू कैरी आउट एनी इंक्वायरी एज इफ एज इट सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, अगर उसको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस वारंट करता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से आरओसी के थ्रू या फिर कोई इंस्पेक्टर के थ्रू इंक्वायरी चालू करवा सकता है. एक और प्रोवाइजो है कि अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट के का फ्रॉड निकलता है, इसे कंपनी के लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट का फ्रॉड निकलता है, तो उस पर सेक्शन 447 ठोक देंगे. ही शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इट इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट दैट डायरेक्ट इंस्पेक्शन, तब वो इंस्पेक्शन भी डायरेक्ट कर सकता है बुक्स एंड पेपर्स इंस्पेक्टर के थ्रू। वो इंक्वायरी करने बोल सकता है आरओसी को या फिर इंस्पेक्टर को, दोनों में से किसी को भी। अच्छा, वो इंस्पेक्शन करने बोल सकता है सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर को ही। अच्छा, उसके नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय जनरल ऑर्डर या फिर बाय स्पेसिफिक ऑर्डर ऑथराइज एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट सच इंस्पेक्शन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंस्पेक्टर के थ्रू इंस्पेक्शन करा सकता है बुक्स एंड पेपर्स का, और वो कोई जनरल ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर के थ्रू कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, उसको भी बोल सकता है कि आप ये इंस्पेक्शन कैरी आउट करो। सेक्शन 207 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, जो 206 में बोले कि सीजी बोल सकता है आरओसी को या इंस्पेक्टर को इंक्वायरी करने, तो फिर उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि पावर ऑफ रजिस्ट्रार एंड इंस्पेक्टर। आरओसी के पास है, इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर है। दो पावर है, बेसिकली तीन पावर है। पहला पावर है टू मेक कॉपीज़, दूसरा है टू प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एज अ टोकन ऑफ इंस्पेक्शन, और तीसरा है वही सब पावर एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट बाई सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो फिर वो जो सिविल कोड का पावर है वो रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर के पास रहेगा। अब सिविल कोड के पास क्या पावर है, सिविल कोड के पास चार पावर है। अदानी आईपीओ, AIPO, A stands for attendance, summoning and enforcing attendance of person. IPO का I stands for inspection of books, registers and other relevant documents at any of the company at any place. P से है production, discovery and production of books of accounts or other documents at specified place at specified time. IPO, O stands for oath, examining on oath. ये हो गया सिविल कोड का पावर्स। ये सेक्शन का दूसरा पार्ट है ड्यूटी ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। उसका तीन ड्यूटी है। पहला है टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, और तीसरा है रेंडर सच असिस्टेंस टू द आरओसी और इंस्पेक्टर। ये पूरा सेक्शन का कॉन्ट्रवीन करने से पेनल्टी है कंपनी का डायरेक्टर या अदर ऑफिसर्स पे 1 साल का जेल एंड फाइन बिटवीन 25,000 to 1 लाख रुपीज़। और इसके बाद एक और पेनल्टी ठोक सकते हैं हम लोग, वो है कि डायरेक्टर कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वैकेटेड हिज ऑफिस एंड शैल बी डिस्क्वालिफाइड। वैकेशन भी हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, इसका मतलब फॉर एवर। सेक्शन 208 रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड। ये जो भी इंस्पेक्शन या जो भी इंक्वायरी करेगा कौन, आरओसी या फिर इंस्पेक्टर। 203 206 207 में आरओसी या इंस्पेक्टर कोई भी इंस्पेक्शन इंक्वायरी कुछ भी जो भी करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट में देगा, रिपोर्ट इन राइटिंग अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। और अगर वो उस रिपोर्ट में इट मे रिकमेंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन तो हो गया, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन भी रिकमेंड कर सकता है, और अगर इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करेगा तो फिर अलॉन्ग विद द रीजंस। सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर। अगर आरओसी को या इंस्पेक्टर को बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑन हिज पोजीशन या अदरवाइज भी ऐसा लग रहा है एंड हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर्स ऑफ कंपनी, की मैनेजरियल पर्सन या डायरेक्टर, ऑडिटर या फिर CS इन प्रैक्टिस, इन लोगों के पास जो भी बुक्स एंड पेपर जो भी है आर लाइकली टू बी डैम FS, DAMFS, डैम FS। D बोले तो डिस्ट्रॉयड, A बोले तो ऑल्टर्ड, M बोले तो म्यूटिलेटेड, F बोले तो फॉल्सिफाइड, S बोले तो सीक्रेटेड। डैम FS, डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। अगर ऐसा हो सकता है देन द इंस्पेक्टर में आफ्टर obtaining the approval of special court, search and seize। search में है enter with assistance and search the place where such books and papers are kept, और seize में है seize the books and papers as he may consider necessary after allowing the company to take copies। अच्छा, सीज करने के बाद कस्टडी जो रहेगा बुक्स का एंड पेपर्स का वो रहेगा फॉर अ पीरियड नॉट लेटर देन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीजर, और उसके बाद उसको 180 दिन के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद वो वापस 180 दिन और के लिए मंगा सकता है बाय वे ऑफ ऑर्डर इन राइटिंग इफ नीडेड अगेन। एक्सटेंशन नहीं है, 180 डेज रिटर्न, फिर अगेन बी कॉल्ड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 180 डेज बाय वे ऑफ ऑर्डर इन राइटिंग इफ नीडेड अगेन। और वो कभी भी लौटाने से पहले भी ही कैन मेक कॉपीज, या फिर ही कैन एक्सट्रैक्ट, या फिर ही कैन प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जहाँ सीजी को लगता है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कब लग सकता है उन लोगों को? 3 केस में लग सकता है। पहला केस, रिपोर्ट अंडर सेक्शन 208, वो जो रिपोर्ट बनाना होता है ना, वो उसको रिपोर्ट मिला 208 में। किससे मिलेगा रिपोर्ट? रिपोर्ट मिलेगा उसको आरओसी या फिर इंस्पेक्टर से, वो रिपोर्ट। दूसरा, कंपनी खुद एसआर पास किया है, कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद एसआर पास किया है कि कंपनी का अफेयर्स ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इंटीमेशन मिला है सीजी को। और तीसरा, इन पब्लिक इंटरेस्ट, इन पब्लिक इंटरेस्ट। इन तीनों केस में ऐसा होगा और फिर सीजी को लगेगा कि ऐसा नेसेसरी है टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इट मे ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, कोर्ट ट्राइब्यूनल भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, 213 में पढ़ेंगे, 210 के बाद 213 में पढ़ेंगे ये चीज़। लेकिन हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, जिसको इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, वो सीजी ही करेगा, भले कोई भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास करे, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्राइब्यूनल या फिर कोर्ट या कोई भी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेक्शन 210 के बाद एक बार 213 पढ़ लेते हैं बीच में। 213 है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इन अदर केसेस, इन अदर केसेस। तो ये भी 2 पार्ट में है कि एप्लीकेशन बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और दूसरा है एप्लीकेशन बाय एनीवन एल्स। एनीवन एल्स पहले देखते हैं कि कब ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी कब सेटिस्फाइड होगा किसी और का बोलने से। पहला है कि बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन, फर्स्ट, इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मेंबर्स या अदर्स, इंटेंट टू डिफ्रॉड। दूसरा, इन फ्रॉडलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पस, FUP, फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस। और तीसरा, मैनर ऑपरेसिव टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिजनेस ऐसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे कंडक्ट हो रहा है। 3 केस, इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, मेंबर्स, अदर्स, इन फॉर फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस। तीसरा, मैनर ऑपरेसिव टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिजनेस ऐसे कंडक्ट हो रहा है तो, या फिर कंपनी फॉर्म ही हुआ है फ्रॉडलेंट या फिर अनलॉफुल पर्पस के लिए। या फिर तीसरा, पर्सन कंसर्न विद द फॉर्मेशन या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफीजेंस या अदर मिसकॉन्डक्ट। या फिर चौथा, मेंबर्स आर नॉट गिवन ऑल इन्फॉर्मेशन। ये चारों में से कोई भी केस होगा जिसमें तब एनसीएलटी सेटिस्फाई होगा, और एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन। इसके बाद दूसरा टॉपिक है ऑन फॉर एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स। अगर मेंबर बोल रहा है तो एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एविडेंस सपोर्टेड बाय एविडेंस मेड बाय, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर। मतलब लेस, हायर लोअर का कुछ नहीं है, या तो 100 मेंबर या तो वोटिंग पावर का 1/10 जो लोग होल्ड करते हैं उन लोग, दोनों में से कोई भी आके बोल दे तो फिर मान लिया जाएगा। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर 1/5 ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड एज मेंबर्स, 1/5, ऊपर में 1/10 है, इसमें 1/5 है। इसमें एडिशनल पॉइंट्स में है कि ये ऑर्डर पास करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कंपनी को। 213 में रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा कंपनी को। अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर रहा है तो भी सीजी ही अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेशन कैरी करने के लिए, जो इंस्पेक्टर होगा वो, और वो रिपोर्ट करेगा सीजी को ही। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ये प्रूव हो गया कि कंपनी या फिर बिजनेस या फिर कोई पर्सन जो भी कंसर्न है वो इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो फिर ऑफिसर इन डिफॉल्ट और कंसर्न पर्सन को 447 ठोक देंगे, 447। इसके बाद वापस आते हैं सेक्शन 211, 211 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस,
SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO एस्टैब्लिश करेगा टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स रिलेटिंग टू कंपनीज। SFIO विल बी हेडेड बाय अ डायरेक्टर, डायरेक्टर हेड करेगा SFIO को, डायरेक्टर अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और डायरेक्टर का जो रैंक होगा विच शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कितना बड़ा पोजीशन होगा SFIO का डायरेक्टर का, जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इक्वल या फिर ग्रेटर देन का कोई पावर का ऑफिसर को ही हम लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा SFIO का। SFIO टू कंसिस्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे वो SFIO के अंदर होंगे। फील्ड एग्जाम्पल, फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एटसेट्रा। ओके, सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय SFIO। जहाँ सीजी को लगता है कि अपना ओपिनियन में कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय SFIO। सीजी चाहे तो सिर्फ इंस्पेक्टर अपॉइंट करके काम चला सकता है, लेकिन अगर सीजी को लगता है कि SFIO से कराना ज़रूरी है तो फिर वो SFIO को बोलेगा करने। लेकिन कब केस में सीजी को लगेगा? ऊपर वाला ही तीनों केस जो था कि रिपोर्ट अंडर 208 उसको मिला है, या फिर SR पास हुआ है कंपनी में, या पब्लिक इंटरेस्ट में है, या चौथा इस बार नया जो है एक्स्ट्रा है वो है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगर ऐसा उन सब के वजह से सीजी का ओपिनियन में ऐसा लगता है कि SFIO से कराना है, तो अब सीजी में पास ऑर्डर असाइनिंग सच इन्वेस्टिगेशन टू SFIO एंड डायरेक्टर, SFIO को डायरेक्टर को, और फिर उसके बाद SFIO डेजिग्नेट करेगा इंस्पेक्टर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस केस में SFIO खुद करेगा। जब SFIO इन्वेस्टिगेशन करेगा तो SFIO डेजिग्नेट करेगा कौन इंस्पेक्टर मेरा आके इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, एक और बात, जब SFIO को कोई केस असाइन किया गया है तब कोई भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फॉर एग्जांपल CBI या फिर IB, ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट नहीं करेगा फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या फिर अगर ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है तो फिर वो उसके बाद प्रोसीड नहीं करेगा और सारा कब्जा ट्रांसफ़र और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू SFIO। SFIO टू डू इन्वेस्टिगेशन एज पर दिस चैप्टर एंड सबमिट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रिपोर्ट करेगा। अच्छा, SFIO का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उसके पास इंस्पेक्टर के पास जो पावर है 217 में जो पढ़ेंगे वही उसके पास भी पावर रहेगा। 217 वाला इंस्पेक्टर का पावर रहेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। अच्छा, ऑफिसर या एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल जो भी रहेगा उसको सारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब अपना जवाब दे और पेपर ऊपर एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन सब देना है। अच्छा, ऑफेंस कवर्ड अंडर सेक्शन 447 ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, लेकिन अगर तभी भी किसी को बेल चाहिए 447 में, तो ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और ऑन हिज ओन बॉन्ड अनलेस, विल नॉट बी रिलीज अनलेस, मतलब उसको एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ये एप्लीकेशन को अपोज करने का। वो या तो वो अपॉर्चुनिटी यूज़ नहीं किया है कुछ भी, तो ही उसको फिर बिल मिल पाएगा। दूसरा केस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपोज कर देता है ये एप्लीकेशन को, लेकिन कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है एंड उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव भी है कि जो बंदा है वो गिल्टी नहीं है एंड ही इज़ नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, तब कोर्ट उसको बेल दे देगा। अच्छा, एक और बात, कुछ स्पेशल केस है जिसमें स्पेशल कोर्ट खुद से डायरेक्ट करेगा तो फिर बेल मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। वो क्या 3 स्पेशल केस है? जो बंदा है दैट इज़ एज लेस देन 16, या फिर वो वुमेन है, या फिर वो सिक या इन्फर्म है। अच्छा, ये जो स्पेशल खुद से बोलेगा, स्पेशल कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द अबव ऑफेंस ओनली ऑन कंप्लेंट इन राइटिंग बाय डायरेक्टर ऑफ SFIO या फिर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें जो अरेस्ट होगा पर्सन का SFIO के अंदर, वो where on the basis of the material in his position, officer greater than equal to assistant director of SFIO has reason to believe कैसा कौन सा ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर या उसके ऊपर का कोई ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है और बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजीशन है कि पर्सन गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर 447 है, तब वो ही में अरेस्ट सच पर्सन। और उसके बाद उसको 3 काम करना है। पहला काम, इन्फॉर्म द पर्सन दैट ही हैज़ बीन अरेस्टेड और किस ग्राउंड्स में अरेस्ट हुआ है। दूसरा, फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ अरेस्ट ऑर्डर
plus material in possession to SFIO in सील्ड एनवेलप. वो SFIO के बंदा है लेकिन उसको ऑफिस में और भी तो लोग हैं, तो उन सबको बताएगा, वो फॉरवर्ड कर देगा अरेस्ट ऑर्डर और बाकी सब मटेरियल एक सील्ड एनवेलप में SFIO को. और फिर तीसरा पॉइंट है, विद इन 24 घंटा, विद इन 24 आवर्स, टेक द अरेस्टेड पर्सन टू अ स्पेशल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मेट्रोपोलिटन कोई भी मैजिस्ट्रेट हो सकता है. 24 घंटा के अंदर उसको स्पेशल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के ले जाना है. जर्नी का टाइम जो है वो 24 घंटा में नहीं गिनाएगा. अच्छा, SFIO शैल सबमिट इंटरिम रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इफ डायरेक्टेड. इंटरिम रिपोर्ट देगा अगर मांगा जाएगा तो. अगर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद SFIO शैल सबमिट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा, पर्सन मे ऑब्टेन कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट बाय एप्लीकेशन टू कोर्ट. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब इन्वॉल्व, लेकिन SFIO सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व, लेकिन उसको मतलब नहीं है. अगर आपको पर्सन को कॉपी चाहिए वो रिपोर्ट का, तो पर्सन को कोर्ट से परमिशन मांगना पड़ेगा, कोर्ट से वो कॉपी का मांगना पड़ेगा. अच्छा, ये रिपोर्ट जब मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिपोर्ट को एग्जामिन कर लेगा, तो उसके बाद वो SFIO को डायरेक्ट कर सकता है टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी या फिर ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय. और अगर वो रिपोर्ट स्टेट करता है कि फ्रॉड हैज़ टेकन प्लेस इन द कंपनी एंड ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर या फिर की मैनेजरियल पर्सन या फिर एनी अदर ऑफिसर हैज़ टेकन अनड्यू बेनिफिट, कोई भी फॉर्म में, प्रॉपर्टी, कैश, एसेट, अदर्स कुछ भी, तो कंपनी NCLT से अप्लाई करेगा ऑर्डर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दो चीज़. पहला चीज़ डिसगॉर्जमेंट. डिसगॉर्जमेंट मतलब वापस दो, जो भी प्रॉपर्टी, एसेट, कैश लिया उसको वापस दो. और दूसरा, फिर वो ऐसा करेगा कि ही विल होल्ड सच डायरेक्टर या KMP ऑफिसर पर्सनली लायबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी. ठीक है. लास्ट पॉइंट 212 नंबर सेक्शन का, कि शेयरिंग इज केयरिंग, आदान प्रदान. SFIO अगर किसी को भी इन्वेस्टिगेट करे इस एक्ट के अंदर, और कोई अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, इनकम टैक्स अथॉरिटी, जिसके पास भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, वो SFIO को देगा. और SFIO को कुछ मालूम चला इनकम टैक्स, GST को डाला के, तो वो उस अथॉरिटी को देगा. वाइस वर्सा था. आदान प्रदान, शेयरिंग इज केयरिंग. सेक्शन 214 214, सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट of costs and expenses of investigation. Before appointing investigation officer under section 210 या 213, central government shall require the applicant to give security towards cost and expenses of investigation. अब उस सिक्योरिटी का अमाउंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए टर्नओवर देखेंगे कंपनी का प्रीवियस बैलेंस शीट में. कंपनी का अगर टर्नओवर 0 से 50 है तो 1000 करोड़, सॉरी, कंपनी का अगर टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो 10,000 रुपया, अप टू 50 करोड़ है तो 10,000 रुपया, 50 करोड़ से ज़्यादा है, 200 करोड़ तक है, तब 15,000 रुपया, और अबव 200 करोड़ 25,000 रुपया. मतलब 0, 50, 50, 200, अबव 200, 10,000, 15,000, 25,000. Above security shall be refunded to the applicant if investigation results in prosecution. ये था 214. इसके बाद 215 कि नो फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट या अदर एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर. मतलब इंडिविजुअल को ही इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. नॉर्मल सा बात था ये. सेक्शन 216, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी. Where central government has reason to do so, it may appoint inspector to investigate and report on matters relating to the company and its members and its ownership. To determine, क्या determine करेगा? To determine a true person which has financial interest in the success or failure of the company. Second point, या who controls या materially influences the policies of the company. Third point, has beneficial interest in share or is beneficial owner of the company. ठीक है. क्या अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न है ये पता करने के लिए कि उसको जानना है कि कौन कंपनी का ओनरशिप कहाँ है, किसके पास है, तो वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करेगा, रिपोर्ट करेगा और मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड डिटरमाइन द ट्रू पर्सन फर्स्ट who is financially interested in the success and the failure of the company, या फिर who controls या materially influences the policies of the company, या फिर third has beneficial interest in share or is beneficial owner of the company. अगर instead of central government
ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर्स टू कैरी सच इन्वेस्टिगेशन। कोई भी अपॉइंट करे, कोई भी ऑर्डर पास करे फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप, जो इंस्पेक्टर रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा। While appointing the inspector, central government shall define scope of investigation with respect to matter या फिर period which it extends। दूसरा, limit matter to particular shares या debentures। वो बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर के लिए या फिर इस पीरियड के लिए देखो, या फिर बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी शेयर्स या डिबेंचर्स या इसी एसेट्स के लिए देखना कि कौन ओनर है। सेक्शन 217 प्रोसीजर पावर्स एटसेट्रा ऑफ इंस्पेक्टर। हर जगह लिखा हुआ ना कि इंस्पेक्टर करेगा, तो इंस्पेक्टर पास क्या क्या पावर है। और इस सेक्शन में एक दो चीज़ रिपीटेटिव भी, जो पहले भी था और जो बाद में वापस आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर, एम्प्लॉयज या एजेंट्स टू preserve and produce books and papers, to give inspector assistance in connection with such investigation। अच्छा, इंस्पेक्टर रहता है वो चाहे तो कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन साथ में कर सकता है क्या? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन दी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, पर लिखा हुआ है कि इन्वेस्टर कैन मे रिक्वायर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन दी बॉडी कॉर्पोरेट अंडर इन्वेस्टिगेशन टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन और प्रोड्यूस सच बुक्स। वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करो या फिर बुक्स प्रोड्यूस करो, फर्निश करो, जो भी है, विच मे बी रेलिवेंट फॉर द एंड नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये चीज़ करने के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लगेगा। एक दो जगह लिखा हुआ है कि मे रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे था, लेकिन लिखा हुआ है और आगे फिर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कस्टडी। वो जो बुक्स या जो भी मंगवाए रखेगा अपने पास, वो कितना दिन तक के हो सकता है? नॉट मोर देन 180 डेज। रिटर्न कर देगा 180 डेज में, वापस मंगा सकते हैं एक्स्ट्रा 180 डेज के लिए। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, वो चाहे तो कोई भी कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय या फिर एजेंट या फिर कोई को भी कंपनी का जो है जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, विदाउट सीजी का अप्रूवल उसको ओथ करवा सकता है, विदाउट सीजी का अप्रूवल। और एनी अदर पर्सन, कोई भी और पर्सन को सीजी का परमिशन के साथ ओथ करवा सकता है। अच्छा, अगर वो 212 में एसएफआईओ का डायरेक्टर के अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो फिर उसको डायरेक्टर का परमिशन लगेगा, एसएफआईओ का परमिशन लगेगा, अगर वो उसके अंडर हो रहा है तो, कोई और आदमी के लिए। और कोई भी फॉर सच एग्जामिनेशन इंस्पेक्टर में रिक्वायर। हाँ, उसके बाद मतलब प्रोसेस क्या है ओथ का, कि ओथ के लिए मतलब ओथ उसे बुलवा लेगा, जो जो अपने सामने बुलाएगा सबसे पहले तो अपीयर पर्सनली, फिर उसके बाद वो ओथ जो बोलना है वो बोलेगा, गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, वो सब। और फिर उसके बाद जो चीज़ बोला वो चीज़ उसको नोट्स करके रिटर्न में उसको दिखाएगा, उसको बोलेगा पढ़ो, उसको रीडिंग करो उसका, फिर उसके बाद उससे साइन करवाएगा, और फिर उसके बाद उसको कोर्ट में एविडेंस जैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है कि इंस्पेक्टर शैल हैव ऑल द पावर्स वेस्टेड इन सीसीपी, सिविल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या? अदानी आईपीओ, ए आईपीओ, ए से अटेंडेंस, समन अटेंडेंस इन्फोर्समेंट, आई से था कि इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर अदर डॉक्यूमेंट्स, पी से था प्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड प्लेस, और ओ से था एग्जामिनेशन ऑन ओथ। ठीक है, इसके बाद है अगर कोई डायरेक्टर या ऑफिसर डिसोबे करता है आरओसी का या फिर कोई इंस्पेक्टर का कोई डायरेक्शन, तो फिर उस डायरेक्टर या ऑफिसर के ऊपर फाइन लगेगा 25,000 से 1 लाख का और 1 साल तक का जेल। और फिर उस डायरेक्टर को हम लोग वेकेट भी कर देंगे ऑफिस और डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सेम ये पेनल्टी या जो भी पनिशमेंट है ये सेम 207 में भी था। 207 क्या था? 207 था कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी, उसमें अगर कोई साथ नहीं दिया तो। और इसमें क्या है? डिसोबे डायरेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर। दोनों में सेम पनिशमेंट है, किसके लिए? डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के लिए। इसके बाद अगर कोई पर्सन, अदर पर्सन, नॉट डायरेक्टर या ऑफिसर, कोई अदर पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज। क्या चीज फेल्स? फेल्स टू प्रोड्यूस बुक्स या पेपर्स, या फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन, या फेल्स टू अपीयर पर्सनली फॉर एग्जामिनेशन, या फेल्स टू साइन द नोट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो फिर उसके ऊपर इम्प्रिजमेंट रहेगा 6 महीना का, एंड फाइन रहेगा 25,000 से 1 लाख। ऊपर भी था 25,000 से 1 लाख, इधर भी है 25,000 से 1 लाख। ऊपर 1 साल था, इसमें 6 महीना है। और इसमें फर्दर फाइन फॉर 2,000 रुपीज पर डे फॉर एनी एडिशनल कॉन्ट्रावेंशन। आफ्टर दिस वी हैव ऑफिसर ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस टू प्रोवाइड असिस्टेंस। जहां इंस्पेक्टर को लगेगा तो सीधा बोल नहीं देगा पुलिस को मेरे साथ चलो, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, विथ सीजीज परमिशन। ही मे रिक्वायर एनी
असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस टू एंटर प्रेमाइस वाला असिस्टेंस के लिए। ठीक है। इसके बाद रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, आदान प्रदान, मतलब गवर्नमेंट बाहर का गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, बाहर का गवर्नमेंट से हेल्प ले भी सकते हैं। इसका डिटेल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अग्रीमेंट में एंटर कर जाएगा गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी के साथ फॉर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट टू असिस्ट इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट और कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ दैट फॉरेन स्टेट। ठीक है। तो उसका दो केस हो सकता है, इंडिया कोई और कंट्री से हेल्प मांग रहा हो, और दूसरा केस कि कोई और कंट्री इंडिया से हेल्प मांग रहा हो। पहला केस देखते हैं कि इंडिया बाहर से हेल्प मांग रहा हो, प्रोसीजर फॉर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले इंस्पेक्टर कंपिटेंट कोर्ट को एप्लीकेशन देगा stating evidence in relation to an investigation may be available in the other country। कोई और कंट्री में एविडेंस हो सकता है, ऐसा एप्लीकेशन देगा इंस्पेक्टर, किसको? कंपिटेंट कोर्ट इन इंडिया। ठीक है। फिर कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, LOR लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा टू दी कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ सच अदर कंट्री। उस कंट्री का कंपिटेंट अथॉरिटी को कोर्ट एक लेटर इशू करेगा टू, लेटर में क्या लिखे रहेगा? टू एग्जामिन so and so person, to record his statement, require such person to produce document and forward the above stated documents to the competent court in India। क्या क्या उसको बोलेगा? अपना यहाँ का कोर्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में बाहर का कंपिटेंट अथॉरिटी को एग्जामिन करो पर्सन को, रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट और रिक्वायर सच पर्सन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, और फिर उसके बाद सबको फॉरवर्ड such statements and documents to the competent court in India which will be deemed to be the evidence collected during investigation। ठीक है। अच्छा, अब कोई बाहर का कंट्री इंडिया से हेल्प मांग रहा हो तो अपॉन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR फ्रॉम competent अथॉरिटी इन इंडिया, किसको मिलेगा लेटर? सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाहर का competent अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऊपर में कोर्ट था। ठीक है। ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था जब इंडिया हेल्प मांग रहा हूँ, लेकिन अब इंडिया को हेल्प करना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगा। कंपिटेंट अथॉरिटी दूसरा कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन अंडर, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स है जो सो एंड सो इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन इन दैट कंट्री। ठीक है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद वो लेटर फॉरवर्ड करेगा टू द कंपिटेंट कोर्ट इन इंडिया। वो बीच में आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेटर फॉरवर्ड करेगा कंपिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया को, और फिर कंपिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया वो लेटर में क्या लिखे रहेगा कि क्या क्या ऑर्डर देगा कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है। कंपिटेंट कोर्ट को समन द पर्सन, रिकॉर्ड हिज स्टेटमेंट, रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद सेंड दैट लेटर, बोलेगा ये लेटर आगे इंस्पेक्टर को भेजो फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करेगा इंस्पेक्टर, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट सबमिट करेगा ये सब चीज़ का। कंपिटेंट कोर्ट को बोलेगा कि तुम इंस्पेक्टर को बोलो कि ये सब चीज़ करवाओ, और फिर उसका जो रिपोर्ट है वो मेरे को भेजो विद इन 30 डेज और पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, विद इन 30 डेज और पीरियड स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, और एविडेंस सो कलेक्टेड विल बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसमिशन टू द पर्सन हु हैज सेंट द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, मतलब सामने वाला का कंपिटेंट अथॉरिटी को। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 218, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर सेक्शन, इन्वेस्टिगेशन किस में था? 210 में था, नॉर्मल वाला, मतलब 210 में किसका वाला था? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था 210 में। फिर 212 में SFIO वाला, 213 में ट्राइब्यूनल वाला, 216 में कौन ओनर है, और एक 219 में भी रहेगा अदर रिलेटेड कंपनीज के लिए। मतलब 210, 212, 213, 216 और 219, इन सब का जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो अंडर चैप्टर 16 ऑफ दिस एक्ट, जो है प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगर इसमें भी कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या फिर ये 1 2 3 4 5 तरह का इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है चैप्टर में, वो सब का कोई भी कोर्स के दौरान अगर कोई कंपनी को या कोई अदर बॉडी कॉरपोरेट को या कोई पर्सन को कोई ऐसा प्रपोज करता है, कोई भी मतलब कोई कंपनी प्रपोज करता है कि ऐसा उसको डिस्चार्ज कर देगा या सस्पेंड कर देगा एनी एम्प्लॉय, टू डिस्चार्ज और सस्पेंड एनी एम्प्लॉय, या फिर टू पनिश हिम वेदर बाई डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक और अदरवाइज। पहला है टू डिस्चार्ज और सस्पेंड, निकाल दो या सस्पेंड कर दो। दूसरा उसको पनिश करो, पनिश कैसे करेगा? या तो उसको डिसमिस करेगा या रिमूव करेगा या उसका रैंक छोटा कर देगा, रिडक्शन इन रैंक। या तीसरा टू चेंज द टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट टू हिज डिसएडवांटेज, मतलब सैलरी कम कर दिया या कुछ ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी कर रहा है तो फिर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन शैल ऑब्टेन
अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल ऑफ द एक्शन प्रपोज्ड, कुछ भी ऐसा करने से पहले जिस कंपनी में ऐसा कोई पेंडिंग केस चल रहा है उसको पहले ट्राइब्यूनल से परमिशन लेना पड़ेगा, और ट्राइब्यूनल में रेज ऑब्जेक्शन बाय वे ऑफ नोटिस। इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। कंपनी एप्लीकेशन करेगा ट्राइब्यूनल को कि हमको ऐसा ऐसा करना है, तो सामने वाला के साथ जास्ती अगर मान गया 30 दिन के अंदर तो ठीक है कर लो, अगर 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आया तो भी कर लो। लेकिन अगर एनसीएलटी ट्राइब्यूनल अगर ऑब्जेक्ट कर दिया 30 दिन के अंदर और कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर कंपनी अपील कर सकता है अगला 30 दिन के अंदर। किसके? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर देगा, और फिर नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर रहेगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। अच्छा, ये प्रोविजन इज एप्लीकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग इन केस वेयर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग आर कंक्लूडेड। उसके बाद कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जब चल रहा हो तभी जरूरत है। दिस वाज सेक्शन 218, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। Next, section 219, power of inspector to conduct investigation into the affairs of related company। 210 था इन्वेस्टिगेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 212 था इन्वेस्टिगेशन बाय एसएफआईओ, 213 था इन्वेस्टिगेशन बाय ट्राइब्यूनल, 216 था इन्वेस्टिगेशन टू नो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, और 219 है power of inspector to conduct investigation, power of inspector to conduct investigation into the affairs of related companies के लिए। अगर इंस्पेक्टर जो भी अपॉइंटेड है इन्वेस्टिगेशन के लिए 210, 212, 213, 216 इसमें नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 210, 212, 213 में, और उसको लगता है ऐसा नेसेसरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि वो इन फॉलोइंग 5 पर्सन का भी इन्वेस्टिगेशन साथ साथ करे, तो फिर वो कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन के साथ ऐसा कर सकता है। वो 5 तरह के लोग कौन है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन कंपनीज सब्सिडरी या होल्डिंग ऑफ इट्स या सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग, कंपनी सब्सिडरी या कंपनीज होल्डिंग, या फिर कंपनीज होल्डिंग का कोई और सब्सिडरी। दूसरा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन मैनेज्ड बाई मैनेजर एमडीडी, सॉरी एमडी या मैनेजर विच हु इज और वॉज मैनेजर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी का केस अभी चल रहा है उस कंपनी का जो मैनेजर या एमडी है वो अगर कोई और कंपनी में मैनेजर या एमडी है या था तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का भी। तीसरा, बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर कोई हम लोग का कंपनी का कोई हम लोग का कंपनी में कोई नॉमिनी डायरेक्टर है जो उस कंपनी का बोर्ड का मेंबर है तो वो कंपनी को भी। और तीसरा, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट एज पर डायरेक्टर या फिर इन क्या बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी या इंस्पेक्टर ऑफ दिस कंपनी। अगर किसी और कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट पर दिस कंपनी का लोग, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट भी। और पांचवा, एनी पर्सन हु इज वॉज एमडी मैनेजिंग मैनेजर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई भी आदमी जो इस कंपनी का या तो एमडी था या मैनेजर था या एम्प्लॉय था या फिर है, इन पांचों पॉइंट के जो भी लोगों हैं उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है अंडर सेक्शन 219 विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तक जितना भी जाएगा अप्रूवल किसी को किसी से भी लेना है, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड मेंशन किया गया था, सिवाय 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 209 में। 209 में स्पेशल कोर्ट लिखा हुआ था। 209 क्या था? सर्च एंड सीजर। कंपनी अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि सर्च एंड सीजर करना है किसका, कुछ एक्स्ट्रा लोगों का या फिर कंपनी के साथ साथ इन लोगों का भी करना है, तो फिर डैम एफएस वाला जो सेक्शन था उसमें स्पेशल कोर्ट का पावर परमिशन लेना था। बाकी हर जगह पूरे चैप्टर में अभी तक जहाँ जहाँ पढ़े हैं हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें भी हम लोग को परमिशन किसका लेना है देखते हैं। इसके बाद है सेक्शन 220, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम लोग देखे थे 209 भी सर्च सीजर के लिए था, 220 भी सर्च सीजर के लिए। डिफरेंस यह है कि वो नॉर्मल सर्च सीजर था जो पहला इनिशियल स्टेजेस में था। ये जो सीजर है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक और डिफरेंस ये है कि उस समय जो था उसमें हम लोग को स्पेशल कोर्ट का परमिशन लगता था, इसमें किसी का परमिशन नहीं लगेगा। ठीक है, पढ़ते हैं सेक्शन क्या है। इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर के पास अगर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, अभी तक सेम है, उसमें भी यही था इसमें भी यही है। अगर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि कंपनी का बुक्स एंड पेपर्स को डैम एफएस कर दिया जाएगा, उसमें भी था इसमें भी है डैम एफएस। डैम एफएस क्या है? डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर्ड, म्यूटिलेटेड,
फॉल्सिफाइड या फिर सीक्रेटेड, छुपा देगा, जो भी है ये सब कर देगा। अगर कौन, कंपनी एमडी, मैनेजर या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये डिफरेंट है। उसमें क्या था, उसमें था जो भी था, उसमें जाके देखेंगे, कन्फ्यूज अभी नहीं होते हैं। उसमें ऑडिटर था या फिर सीएस था, वो सब था, केएमपी था। इसमें क्या, इसमें कंपनी एमडी, मैनेजर या अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये लोग कुछ भी डैम एफेस कर देगा, या अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर इंस्पेक्टर बिना किसी के भी अप्रूवल के एंटर करेगा विद असिस्टेंस, एंटर कर सकता है विद असिस्टेंस, एंड सर्च द प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट and seize the books as he may consider necessary after allowing the company to make copies. After allowing the company to make copies, he may seize those books which he may consider necessary. अच्छा, इसका कस्टडी क्या होगा? अभी तक जो भी कस्टडी था 180 डेज प्लस रिटर्न प्लस अनदर 180 डेज था। इसमें 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 कस्टडी होगा, कोई कस्टडी का पीरियड नहीं दिया है। पीरियड नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ एविडेंस, जितना मन चाहे उतना देर तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन नहीं हो जाए तब तक रख सकता है, फिर उसके बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा, बिफोर रिटर्निंग इंस्पेक्टर में टेक कॉपीज, में एक्सट्रैक्ट पेजेस और में प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। देर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू कॉल सच बुक फॉर एनी पीरियड। हाँ, मैक्सिमम देर रखेगा तो फिर और बुलाएगा थोड़ी ना वापस बुक्स एंड पेपर्स को। जितना दिन तक रखना रख रहा है, रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया तब लौटा दो, बात खत्म। Section 221, freezing of assets of the company on inquiry and investigation. अगर ऐसा ट्राइब्यूनल को लगता है, एनसीएलटी ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि रिमूवल या डिस्पोजल या ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स या एसेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू टेक प्लेस, क्या कि कंपनी का कोई फंड या कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा या डिस्पोज कर देगा या ट्रांसफ़र कर देगा in a manner prejudicial to the interest of company, shareholder, creditor या public interest. In a manner prejudicial to the interest of company का खुद का या उसका shareholders का या उसका creditors का या एक public interest का। ऐसा कब कब लग सकता है ट्राइब्यूनल को? 5 केस में लग सकता है। ऐसा होगा तो फिर वो रोक देगा। कैसे रोकेगा वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं 5 केस क्या है। 5 केस में पहला केस है ऑन अ रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस ऐसा बोलेगा ट्राइब्यूनल को तो। दूसरा, और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, अगर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करते दौरान उसको ऐसा लगेगा। तीसरा, ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय मेंबर्स ऑफ सच कंपनी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 244, या फिर कंप्लेंट मेड बाय क्रेडिटर्स हैविंग 1 लाख आउटस्टैंडिंग रुपीज, मोर देन रुपीज 1 लाख आउटस्टैंडिंग, 1 लाख से ज़्यादा का अगर ब्याजदारी महाजन लोग बोले तो। पांचवा केस, ऑन कंप्लेंट मेड बाय पर्सन हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। इसमें कोई पर्सन स्पेसिफाई नहीं किया, एनी पर्सन है। पहला पांचों केस फिर से सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रेफरेंस है। दूसरा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तीसरा, ऑन कंप्लेंट मेड बाय द मेंबर्स अंडर सेक्शन 244। चौथा, कंप्लेंट मेड बाय क्रेडिटर्स होल्डिंग वैल्यू मोर देन ₹1 लाख आउटस्टैंडिंग। और पांचवा, कंप्लेंट मेड बाय एनी पर्सन हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव। ऐसा हो जाएगा क्या कि वो रिमूव, डिस्पोज, ट्रांसफर कर रहा है कोई फंड, एसेट या प्रॉपर्टी कंपनी का इन अ मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, क्रिएटर्स या पब्लिक इंटरेस्ट, देन द ट्राइब्यूनल मे ऑर्डर दैट such transfer shall not take place during such period, but the period shall not be more than 3 years as may be specified in the order, or such transfer may take place subject to such terms and conditions as the tribunal may deem fit. ट्राइब्यूनल चाहे तो उस चीज़ का ट्रांसफ़र को रोक सकता है एक पीरियड के लिए, लेकिन वो पीरियड मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक का ही बोल सकता है अपना ऑर्डर में। या फिर ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि ये ट्रांसफ़र कर रहे हो सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है उसमें, एज अ ट्राइब्यूनल मे डीम फिट। इस सेक्शन का पेनल्टी है कंपनी के लिए 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 50,000 से 5 लाख, और जेल अप टू 3 years और बोथ। सेक्शन 222, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज। अगर ट्राइब्यूनल उस पिछला सेक्शन में ट्राइब्यूनल था, इस सेक्शन में भी ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विथ 216 ओनरशिप जब वो लोग निकाल रहे हैं उसका, या फिर ऑन कंप्लेन मेड बाय एनी पर्सन, ऐसा लगता है कि देयर इज अ गुड रीजन टू फाइंड आउट रेलिवेंट फैक्ट्स अबाउट सिक्योरिटीज इशूड या फिर टू बी इशूड बाय द कंपनी, एंड सच फैक्ट्स कैन नॉट बी फाउंड, मालूम भी नहीं चल सकता अनलेस कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए उस पर, तब ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर इम्पोज रेस्ट्रिक्शन
ऑन सच सिक्योरिटीज फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 3 years। सिक्योरिटीज बोले तो शेयर वेयर ये सब पे कि वो सबको ट्रांसफर मत करो, उस चीज़ का रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। कब? जब ट्राइब्यूनल को लगता हो खुद से किसी का इन्वेस्टिगेशन अंडर 216 ओनरशिप वाला हो रहा हो, या फिर कोई पर्सन के कंप्लेन के वजह से, क्या कि गुड रीजन है टू फाइंड आउट रेलिवेंट फैक्ट्स, और वो नहीं हो पाएगा अनलेस सच रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज, तब वो लगा सकता है। एग्जाम्पल अमेजोन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप वर्सेस रिलायंस। अच्छा, सिक्योरिटीज जो ट्रांसफर होगा वो अगर इसे कॉन्ट्रावेंशन में भी ट्रांसफर कर दिया तो पेनल्टी है उसका कंपनी पे 1 लाख से 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से 5 लाख। 1 लाख से 25 लाख और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 25,000 से 5 लाख, और 6 महीना जेल और बोथ। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 223, इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जो भी अपने इन्वेस्टिगेशन करेगा उस पर रिपोर्ट बना के देगा। हाँ, लेकिन हम लोग 212 जो एसएफआईओ वाला सेक्शन था, इन्वेस्टिगेशन था, उस पर हम लोग पढ़ चुके थे कि उसमें भी एसएफआईओ अपना खुद से एक रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, और फिर कोई आदमी उसको कोर्ट में एप्लीकेशन देके ऑब्टेन कर सकता है, तो वो उसमें हो गया था। इसलिए दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 212। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसका इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट बनाएगा, या फिर एक इंटरिम रिपोर्ट बना देगा अगर सीजी उसको बोला है। अगर सीजी ऐसा कुछ नहीं बोला तो फिर सीधा फाइनल में ही एक फाइनल रिपोर्ट बना के देगा ऑन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये रिपोर्ट जमा करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी को ही। रिपोर्ट राइटिंग में होगा या प्रिंट में होगा, रिपोर्ट का जो कॉपी है वो इस बार भी मेंबर या क्रिएटर या पर्सन अफेक्टेड मांग सकता है, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन देना पड़ेगा। एसएफआईओ सेंट्रल गवर्नमेंट को देता और फिर हम लोग कोर्ट से मांग सकते थे 212 वाला केस में, लेकिन इस केस में इंस्पेक्टर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हम लोग एप्लीकेशन देके मांग सकते हैं। अच्छा, ये जो इंस्पेक्टर का रिपोर्ट होगा ये ऑथेंटिकेट करेगा इधर द सील ऑफ द कंपनी बीइंग authenticated by either the seal of the company being investigated or by certificate of public officer having custody of report. This will be authenticated by either seal of the company being investigated or by a public officer, certificate of a public officer having custody of the report. सेक्शन 224 और 225 में बहुत सारा फालतू बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर किया जा सकता है। तभी एक दो पॉइंट बोल दे रहा हूँ कि अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर का रिपोर्ट, अगर वो गिल्टी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगा। अगर उस वजह से ऐसा लगता है कि वाउंडिंग अप कर देना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, एक्सपेडिएंट टू वाउंडिंग अप, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पिटीशन रखेगा और फॉर वाउंडिंग अप ऑफ ग्राउंड्स, और फिर वो एप्लीकेशन बनाएगा एक ठो, और फिर 241 के अंदर या बोथ। या फिर अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लगता है वो लोगों को कि जो प्रोसीडिंग है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का वो रिकवरी करवाना चाहिए, उससे हम लोग को डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड या प्रॉपर्टी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा फॉर वाइंडिंग अप इन द नेम ऑफ कंपनी, और फिर कंपनी इंडेमनीफाई भी करेगा कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडेमनीफाई भी करेगा अगर ऐसा कोई खर्चा हो उसके भर रहे तो। एक और रिपीटेटिव पॉइंट है इसमें कि अगर स्टेट कोई फ्रॉड रिपोर्ट करता है इन हैज़ टेकन कंपनी में, और फिर कंपनी कोई फ्रॉड ड्यू टू सच फ्रॉड कोई डायरेक्टर या केएमपी या कोई ऑफिसर को अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट या कुछ चीज़ मिल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है डिसगॉर्जमेंट के लिए, और या फिर होल्डिंग सच ऑफिसर डायरेक्टर केएमपी पर्सनली लायबल, वो सब ऐसे। इसके बाद 225 में भी ऐसे ही कुछ है कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ है कोई प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट, इस सेक्शन 224 वाला के अंदर प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट चालू कर दिया गया है, तो फिर वो पर्सन जो भी कन्विक्टेड पर्सन होगा वो भी वही सब डैमेजेस देगा या ऐसा पैसा देगा और रिस्टोर करेगा सब प्रॉपर्टीज़ को। या कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिस पे प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो कंपनी करेगा। टू वॉट एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट द पर्सन इज ऑर्डर्ड टू पे, या फिर टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड बाय द कंपनी। अगर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है तो फिर कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजर, एमडी, कोई भी जो भी डील किया गया है इंस्पेक्टर का रिपोर्ट में वो, और एप्लीकेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो कितना एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट दोनों सेक्शन नहीं मान रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 224 225। Next section, section 226, voluntary winding up of the company not to stop investigation proceedings. Investigation under this chapter shall in no way be impacted because of the following. Application is made under section 241 winding up के लिए, या फिर company has passed special resolution for
वाइंडिंग अप या फिर कोई भी अदर वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग ट्राइब्यूनल के आगे पेंडिंग है जो भी है, तो उस वजह से इस यहाँ का कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग को रोका नहीं जाएगा। वाइंडिंग अप ऑर्डर पास भी कर दिया एनसीएलटी, तो इंस्पेक्टेड टू इन्फॉर्म एनसीएलटी अबाउट पेंडेंसी ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 227 लीगल एडवाइजर्स एंड बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन। इसमें उल्टा सेक्शन में लिखा हुआ है, नथिंग करके स्टार्ट किया हुआ है कि नथिंग शैल बी डिस्क्लोज टू ट्राइब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरओसी या इंस्पेक्टर बाई लीगल एडवाइजर, मतलब एक्सेप्ट उसका नाम और एड्रेस। लीगल एडवाइजर को अपना कोई भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं बताना है, एक्सेप्ट कंपनी का नाम और एड्रेस बता सकता है, उसके अलावा लीगल एडवाइजर कुछ नहीं बता सकता है। और बैंकर कोई उस कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में कुछ नहीं बता सकता है। इसका हिंदी में प्लेन मीनिंग ये हुआ, लीगल एडवाइजर कुछ नहीं बता सकता है सिवाय नाम और एड्रेस के, और बैंकर उस कंपनी का सब कुछ बता सकता है बैंकर के पास जो भी है, लेकिन सिर्फ उसी कंपनी का, कोई और उससे रिलेटेड मतलब कुछ भी और मतलब उसके अलावा कोई और का नहीं बता सकता है। सेक्शन 228 ये बोलता है कि इस चैप्टर का जो भी प्रोविजंस है विच शैल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटेंडिस टू इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी में भी पूरा चैप्टर का सेम प्रोविजंस लग जाएगा। इसके बाद इस सेक्शन चैप्टर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 229, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सच ऑफेंस शैल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड। अगर कोई भी पेनल्टी है फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सब के लिए, तो उस पर 447 ठोक देंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन था। चैप्टर खत्म।